ईरान और इजराइल अमेरिका की इस जंग में आखिर भारत किस तरफ खड़ा हुआ है? ऑयल रिफाइनरी है दुनिया की नंबर 1 एक्सपोर्ट फैसिलिटी, उस पर हमला हुआ है। ये इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने आयतुल्ला खामेनी की हत्या कर दी। इजराइल जो है ओरिजिनली उन्होंने प्लान किया था अटैक करने के लिए ईरान को एक हफ्ता पहले। पहला जो हमला हुआ उसको डिले किया गया ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस रीजन की वजह से। जो पश्चिमी दुनिया है उसमें ये खबर बड़े तरीके से फैल रही है कि क्या नरेंद्र मोदी जब इजराइल गए, इस पूरी विजिट को एक तरह के कवर की तरह, एक छाते की तरह इस्तेमाल किया गया इजराइल के जरिए। ये उल्लंघन होगा जो राजनयिक तमाम तरह के नॉर्म्स हैं उनका, अगर इजराइल ने इन्वाइट किया प्रधानमंत्री मोदी को और इसी दौरान उसने इस हमले की तैयारी की, से हिम्मत नहीं जुटा पाए हमारे प्रधानमंत्री कि ये कह सकें कि ये आयतुल्ला खामेनी की जो हत्या हुई है गैर कानूनी तरीके से, वो इससे सहमत नहीं है। जानकार ये कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ क्या हम जा रहे हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान और इजराइल अमेरिका की इस जंग में आखिर भारत किस तरफ खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देने की मैं आपके सामने कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले ये पूरी जो जंग है, ये पूरी जो नाइंसाफी है, ये पूरी क्रूरता है, ये एक ऐसी स्टेज पर, एक ऐसी स्तर पर पहुंच गई है तीसरे ही दिन कि पूरे तरीके से विश्व शांति को न सिर्फ कि खतरा है, बल्कि ऐसा लगता है कि कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ क्या हम जा रहे हैं। अभी तक आपने तमाशा देखा था कैसे इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर हमला किया और वहां के सबसे बड़े नेता, सुप्रीम लीडर, वहां के राष्ट्र के अध्यक्ष आयतुल्ला खामेनी की हत्या कर दी। 86 साल के वो व्यक्ति, न सिर्फ कि वो बल्कि उनके परिवार की भी हत्या कर दी, उनकी बहू और साथ ही पोते पोतियों की भी हत्या हो गई। लेकिन अब जो मैं आपको बताना जा रही हूँ वो सिक्के का दूसरा पहलू है। इस वक्त जबकि मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगी कि भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत की सरकार क्या कर रही है, भारत का विपक्ष क्या कर रहा है, जो ताज़ा खबरें हैं वो आपकी स्क्रीन पर फिलहाल। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं यानी आईआरजीसी, उन्होंने ये क्लेम किया है, उनका ये बड़ा दावा है कि नेतन्याहू, इजरायली प्रधानमंत्री के दफ्तर पर ईरान ने हमला किया है। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अंग्रेजी में कहें फेट ऑफ इजरायली पीएम अनक्लियर, यानी उनकी तकदीर का फैसला अब होना बाकी है। बिल्कुल पता नहीं है कि क्या हो रहा है उनके साथ। तो सीधे तौर पर हम इस खबर के, क्योंकि ये क्लेम ही है, ये दावा है, हम इसका इंतजार करेंगे। लेकिन जो जंग है उसमें दोनों तरफ से दावे होते हैं। कोई भी दावा, इतना बड़ा दावा बेबुनियाद नहीं हो सकता। इसके अलावा और भी खौफनाक खबरें इसी खबर से जुड़ी हुई आ रही हैं, जिसके लिए मैं इंतजार करूंगी पुष्टि का, तब आप तक मैं पहुंचूंगी। मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो अभी कि ये आप ये देखिए कि पूरे, इससे पहले कि ईरान और इजराइल और यूएस की खबर मैं आपको बताऊं, पूरे पश्चिम एशिया में जंगल में आग की तरह ये पूरा संकट फैल चुका है। भारत की सरकार ने फिलहाल, भारत के यानी कि यानी यहाँ से कोई भी जहाज, कोई भी उड़ान नहीं जाएगी पूरे गल्फ में, पूरे पश्चिम एशिया में। आप जानते हैं कि लगभग 1 करोड़ से कुछ कम लोग, 80-90 लाख के आसपास लोग पूरे गल्फ में काम करते हैं। उनके परिवार भी बहुत चिंतित हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी उड़ान नहीं जाएगी, ये एक बड़ा फैसला हुआ है। इसके अलावा पूरे खित्ते में आप देखिए सऊदी अरब की जो आरामको, जो ऑयल रिफाइनरी है दुनिया की नंबर 1 एक्सपोर्ट फैसिलिटी, उस पर हमला हुआ है। ये एक बड़ी खबर पहुंच रही है। सऊदी अरब के टॉप ऑयल हब, ये ड्रोन से इस पर हमला हुआ है और ये खबर अब तक पहुंच रही है। दूसरी बड़ी बात ये देखिए जिस पर अमेरिका का जवाब भी आ गया है। आप सोचिए अगर आरामको जैसी कंपनी पर और उसकी ऑयल रिफाइनरी पर अगर हमला हो जाए तो फिर उसके बाद आप इस जंग के स्केल, जो इसका पैमाना है, उसका अंदाजा लगाइए। अभी जो एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये कि कुवैत ने ये कहा है कि कई सेवरल यूएस वॉर प्लेन्स क्रैश हो गए हैं कुवैत में इसी सुबह, यानी कुछ ही घंटे पहले की बात है। लेकिन जो क्रू है यानी कि जो पायलट वगैरह हैं वो सरवाइव कर गए हैं, कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि तीसरे दिन ये हालत हो चुकी है। फिलहाल जो अमेरिका है उसका सेंट्रल कमांड, उसने ये ट्वीट किया है, जवाब दिया है इस बात का, और ये कहा है कि 11:03 पर ईटी मार्च 1 को 3 यूएस F-15E स्ट्राइक ईगल्स फ्लाइंग इन सपोर्ट ऑफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी वेंट डाउन ओवर कुवैत ड्यू टू एन एपरेंट फ्रेंडली फायर इंसिडेंट। अब ये फ्रेंडली फायर क्या होता है, यानी कंफर्म कर रहे हैं इस बात का
3 जहाज़ों के नीचे गिरने का कन्फर्म कर रहा है जो यूएस सेंट्रल कमांड है। अब ये फ्रेंडली फायर क्या चीज़ है, ये तो यूएस जब एक्सप्लेन करेगा तभी मैं आपको बता पाऊँगी, लेकिन अभी तक आपके सामने ये खबर मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा यानी ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। शारजा में खबर आ रही है कि एक पूरा शॉपिंग मॉल जो है वो धू-धू करके जल रहा है। इसके अलावा अमेज़न ने ये कहा है कि इसका क्लाउड डेटा सेंटर हिट हुआ है यूएई में। दुबई जैसी जगह जिसको दुनिया की एक जन्नत के तौर पे देखा जाता था, कभी नहीं सोचा था दुबई के और यूएई के शाहों ने, शहंशाहों ने कि उन्हें भी ये दिन देखना पड़ सकता है, वहाँ ये हो रहा है। और ये सब कुछ इसलिए मुझे लगता है कि पूरी रणनीति यही है कि इस तरह से काफ़ी डरपोक भी हैं ये तमाम जो अरब देशों की जो शाह और शहंशाह हैं, काफ़ी डरपोक हैं। इनके पास अपनी सेनाएँ तक नहीं हैं कई देशों के पास, तो ये सोचिए उधार की सेना लेकर अगर इन्हें लड़ाई भी करनी पड़ती है, तो वो करते हैं। पूरी तरीके से अमेरिका की काफ़ी हद तक मैं कहूँगी गुलामी करते हैं, अमेरिका से ऑर्डर्स लेते हैं, संदेश लेते हैं। इस पूरे खित्ते में सिर्फ़ ईरान एक ऐसा देश था जो अपने बल पर खड़ा हुआ था, जिसको गिराने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। ये इम्पीरियलिस्ट जो पावर्स हैं, जिसमें अमेरिका ये चाहता है कि इज़राइल के हिसाब से और उसके हिसाब से इस पूरे खित्ते को, पूरे पश्चिम एशिया को रीडिज़ाइन किया जा सके, यही पूरी रणनीति है। और ईरान की रणनीति लगती है इन जो मिलिट्री बेसिस पर हमला है और इसके अलावा भी जो हमले हैं, जिससे जो परेशानी है, जो नर्वसनेस है वो बढ़े। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप दूसरा बयान देखिए, ये कहा जा रहा है साफ तौर पर कि जो सऊदी ये ऑफिशियल हैं, ये अल जज़ीरा को उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें पूरी तरीके से बेसहारा छोड़ दिया है और पूरे तरीके से अपना डिफेंस सिस्टम जो है इज़राइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे हँसी आ रही है ये कहते हुए, ऐसा लगता था कि ये सब हमने पहले सुना नहीं, देखा नहीं, हमें तो सब मालूम था। सिर्फ़ इन्हीं जो अरबी शेख हैं, शायद इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था या बहुत मासूम हैं ये लोग, इनको मालूम नहीं है। अब ये कह रहे हैं सऊदी ऑफिशियल कि इज़राइल को ही प्रोटेक्ट करने में अमेरिका अपना पूरा दमख़म लगा रहा है। गल्फ़ स्टेट्स को उन्होंने पूरे तरीके से जो मिलिट्री बेसिस हैं, जो हमने आपको एक जगह दी है, पूरा ईरान की मिसाइलों और ड्रोनों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। ये बात कह रहे हैं, ये साफ फरमा रहे हैं जो सऊदी ऑफिशियल हैं। आप ये देखिए कितनी हैरानी भी हो रही है और नहीं भी हो रही है। अब ये आपको ताज़ा खबरें देने के बाद मैं आ जाती हूँ 2 महत्वपूर्ण खबरों पर कि क्या वाक़ई भारत, अमेरिका और इज़राइल का साथ दे रहा है, ईरान का नहीं? क्या इसको इतना सीधे तरीके से देखा जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले खबर ये है कि पूरे जो पश्चिमी दुनिया है, उसमें ये खबर बड़े तरीके से फैल रही है कि क्या नरेंद्र मोदी जब इज़राइल गए, इस पूरी विज़िट को एक तरह के कवर की तरह, एक छाते की तरह इस्तेमाल किया गया इज़राइल के ज़रिए कि पूरी दुनिया इसमें बिज़ी रहे कि देखिए इज़राइल में तो एक बड़े नेता का स्वागत हो रहा है, वहाँ उनका विज़िट हो रहा है, उनका दौरा हो रहा है और इसी दौरान तैयारी करके जैसे ही नरेंद्र मोदी वहां से निकले, फौरन इस पर हमला कर दिया गया। आप ये देखिए कि ये पत्रकार जो हैं वो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूएस और इज़राइल जो है ओरिजिनली उन्होंने प्लान किया था अटैक करने के लिए ईरान को 1 हफ्ता पहले और लेकिन जो ओपनिंग स्ट्राइक थी उसको यानी पहला जो हमला हुआ उसको डिले किया गया ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस रीजन की वजह से। इंटेलिजेंस रीजन, खुफिया जो रिपोर्ट्स हैं उनकी वजह से सीनियर यूएस और इजरायली ऑफिशियल्स इस बात को कह रहे हैं। ये एक्सियोस के ये पत्रकार हैं जो इस बात को कह रहे हैं, जिस पर सुहासिनी हैदर जवाब देती हैं, द हिंदू की डिप्लोमेटिक एडिटर। वो कह रही हैं ग्रोस वायलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, ये पूरे तरीके से ये उल्लंघन होगा जो राजनयिक तमाम तरह के नॉर्म्स हैं उनका, अगर इजराइल ने इनवाइट किया प्रधानमंत्री मोदी को और इसी दौरान उसने इस हमले की तैयारी की, इसी दौरान वो प्लान कर रहा था कि हमला करेगा और इसी दौरान नरेंद्र मोदी को उसी हफ्ते में इनवाइट किया। वो ये कह रही हैं और इस तरह से इस पूरे दौरे को एक कवर के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि यूएस और इजराइल ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस डिटेल्स लेते रहे ईरान को अटैक करने के लिए। सब फाइनलाइज हो रही थी चीजें। एक तरफ नरेंद्र मोदी, मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ, ये तस्वीरें आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे बेहद मैं कहूंगी कि मासूम प्रधानमंत्री, उनको शायद ये पता ही नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है उनके पीठ के पीछे नहीं, उनके चेहरे के आगे। हम वो कितना खुश होके वहां पे गए, उनकी नेतन्याहू की पत्नी ने भगवा कपड़े पहने और नेतन्याहू ने कहा कि देखिए मैंने मोदी स्टाइल की ये जैकेट पहनी है, ये सब नौटंकी हमारे मासूम प्रधानमंत्री के सामने ये सब कुछ हुआ। और ये अवार्ड मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये अवार्ड देखिए, ये किस तरह से मोदी जी पार्लियामेंट में वहां पर गए, पार्लियामेंट में खुश हो रहे थे, देखिए इजराइल की ओर कह रहे थे कि मैं 140 करोड़ लोगों का
जो ग्रीटिंग्स हैं मैं वो लेकर आया हूँ आपके सामने। और इस तरह से वो कह रहे थे, देखिए कि अवार्ड ये बहुत ही एक तरह से एक ऐसा अवार्ड न पहले किसी को दिया गया और ना ही किसी को दिया जाएगा। साफ तौर पर इसको एक झूठा फेक अवार्ड किया जा सकता है। और किस तरह से वफादारी दिखाने की कोशिश कर रहे थे एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति ने 70,000 से ज्यादा मासूम फिलिस्तीनी बच्चे, औरतें, पुरुष, बुजुर्ग उन सब की हत्या कर दी। और आप ये देखिए इसी दौरान, ये तो चलिए मैं कह रही हूँ ये तो मुद्दा है ही, इस पर मैंने पहले भी एक विश्लेषण आपके सामने किया है। मैं ये कह रही हूँ कि जब सब कुछ हो रहा था तब क्या इस विजिट को एक तरह से कवर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था? ये अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है, बहुत बड़ा सवाल है जिसका भारत की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात अब ये देखिए कि क्या भारत ने अपनी साइड पिक कर ली है? क्या भारत ने चुन लिया है कि वो किसके साथ है? इसको ध्यान से आप ये देखिए कि पूरी ये जो जंग हो रही है इसमें जो कॉल हुआ है, यानी जो फोन कॉल गई है, वो यूएई को किया गया है। चाहे आप विदेश मंत्री का हमारा तमाम वो देख लें, उनका ट्विटर हैंडल, या प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल देख लें, वो तमाम तरह की चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, शांति की अपील कर रहे हैं। लेकिन इतनी सी हिम्मत नहीं जुटा पाए हमारे प्रधानमंत्री कि ये कह सकें कि ये अयातुल्लाह खामनेई की जो हत्या हुई है गैर कानूनी तरीके से, वो इससे सहमत नहीं है, या अपनी संवेदना या शोक भी प्रकट कर पाते जो उनका परिवार है उनके लिए भी। यानी इसको एक अगर गैर राजनीतिक तौर पे भी वो कह देते कि हाँ मुझे इस बात का दुख है कि इनको इनकी हत्या हुई है, ये भी नहीं उन्होंने कहा। ट्रंप का नाम लिए बगैर ही कह देते तो भी ये नहीं कर पाए। सीधे तौर पर ये पता चलता है क्योंकि यूएई की सरकार को उन्होंने फोन किया लेकिन पूरे तरीके से खामोशी है। जो खामनेई साहब हैं, अयतुल्लाह खामनेई, उनकी मौत के इर्द गिर्द तो सीधे तौर पर ये साफ तौर पे पता चल रहा है इस बात से कि पूरी खामोशी पता चलती है कि किसी भी तरीके से जो नेतन्याहू हैं और डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते नरेंद्र मोदी। और साफ तौर पे ये साबित हो रहा है कि इजराइल की जो उनकी विजिट थी, जो डोनाल्ड ट्रंप से खराब रिश्ते जो चल रहे हैं भारत के, क्या उसे बेहतर करने की दिशा में नेतन्याहू का सहारा लेकर बेहतर रिश्ते करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे नरेंद्र मोदी। मुझे याद आ रहा है 2005 में, आप देखिए सिर्फ 1 साल से भी कम पुराने थे मनमोहन सिंह, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की धरती पर, अमेरिका की धरती पे कहा कि हाँ जो इराक पर अमेरिका ने हमला किया वो गलत था, भारत इसको गलत समझता है। वो मनमोहन सिंह जिनके शब्द नहीं निकलते थे उनके मुंह से, कहा जाता था भारत के इतिहास के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, उनके इतना दम था उनके अंदर कि सीधे तौर पर उन्होंने अमेरिका की धरती पे ये कहा कि आपने जो इराक पर हमला किया वो गलत था। आज जबकि ये पूरा संकट हमारे सामने नजर आ रहा है, सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है। बहुत ही जोरदार मजबूत तरीके से बिना एक शब्द चबाए हुए ये एक स्टेटमेंट जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने। मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट हुआ है और वो कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की लक्षित यानी टारगेटेड जो उनकी हत्या हुई है उसकी कड़ी निंदा करती है। इसके अलावा वो कह रहे हैं ये हमला बिना युद्ध की घोषणा के किया गया सैन्य हमला था। हम उनके परिवार, ईरान के लोग और दुनिया भर के शिया समुदाय को उनके दुख के समय में गहरी संवेदना हम व्यक्त करते हैं। हम इस गंभीर संकट के समय उनके साथ एकजुटता से खड़े हुए हैं। भारत की विदेश नीति संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित है। भारत वासुदेव कुटुंबकम, महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत और नेहरू की नीति को महत्व देता है। किसी भी देश की सरकार या नेतृत्व को जबरन बदलने की कोशिश गलत है और ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। किसी बाहरी शक्ति का अधिकार नहीं है कि दूसरे देश की जनता के राजनीतिक भविष्य को तय करें। और इसमें साथ साथ आप ये देखिए भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान दोनों को रेखांकित करते हुए कांग्रेस पार्टी ये कह रही है। तो अब ये जंग जिस तरह से हमारे सामने नजर आ रही है, हर घंटे तस्वीर बदल रही है, हर घंटे खबर बदल रही है। हम द वायर पर आपके सामने पेश होते रहेंगे इन खबरों को लेकर। आप हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।